अस्सलाम वालेकुम। और भाई लोगों कैसे हो? भाई नोटबुक निकाल लो, प्रोटीन का टॉपिक पढ़ने वाला है आज। और मैं पहले ही बता रहा हूँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए घर के पूरे सुकून वाली तमीज़ की जगह पे जाकर बैठ जाओ इज्जत से। भाई हमने अमीनो एसिड के अंदर पढ़ा था कि बहुत सारे यूनिट्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि एक चेन बनाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए और फिर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप जो है वो चला जाता है। जैसे कि पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, फिर टर्शियरी, फिर क्वाटरनरी। अभी हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अगर हमें प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर पता हो, मतलब कि किस सीक्वेंस से जो अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन होकर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हम किसी भी बीमारी के बारे में डायग्नोस कर सकते हैं कि ये बीमारी इस बंदे को हुई हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी बंदे का सैंपल लिया, ब्लड का या किसी भी चीज़ का सैंपल लिया उसका, और उसके अंदर जो प्रोटीन है वो पर्टिकुलर प्रोटीन के बारे में पता लगाया, उसकी सीक्वेंस के बारे में पता लगाया। अब उसकी सीक्वेंस के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है, इसके बारे में स्ट्रेटजीज़ हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने जब उसके बारे में पता लगा लिया ना, तो हमें ये पता चल जाएगा कि नॉर्मल सीक्वेंस तो ये थी। अगर उसके अंदर कोई गड़बड़ हुई है तो हमें पता चल जाएगा कि ये बीमारी उसको हुई हुई है। अगर हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें या बायोलॉजी के सब्जेक्ट में देखें, तो जब अमीनो एसिड ज्वाइन होते हैं तो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और अगर हम केमिस्ट्री के एस्पेक्ट से देखें, तो जब अमीनो एसिड ज्वाइन होते हैं तो जो बॉन्ड बनाते हैं उसको हम अमाइड लिंकेजेस बोलते हैं। अब जब अमीनो एसिड ज्वाइन होने के बाद एक लंबी सी चेन बनाते हैं, तो जो उसका जो फर्स्ट यूनिट होता है अमीनो एसिड का, जो कि फ्री होते हैं, उसको हम एन टर्मिनल बोलते हैं। और जो सबसे एंड वाला अमीनो एसिड होता है जो कि फ्री होते हैं, उसको हम सी टर्मिनल बोलते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो बहुत हार्ड होता है। अब डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन हम उसको बोलते हैं कि प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर होता है उसका, वो चेंज कर ले, लेकिन उसके दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड है या पेप्टाइड लिंकेजेस हैं वो ना तोड़े। इसको हम डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अगर हमने किसी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 3D स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, तो ज़रूरी है कि हम उसको क्वाटरनरी, टर्शियरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर से प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करें। इसके लिए प्रोसेस ये होता है कि हम किसी भी सैंपल में जो प्रोटीन है उसको यूरिया के साथ हाई टेम्परेचर के साथ हीट करते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है जो कि 3D टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर होता है या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होता है, वो अपनी स्टेट चेंज करने के बाद लोअर स्ट्रक्चर वाली, लोअर जो केस वाली है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर हम उसको फर्दर स्टडी करते हैं। अब पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें हाई टेम्परेचर नीड होती है और उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास मौजूद हो। प्रोटीन की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो अनब्रांच्ड होता है। अब रेजिड्यू हम उस चीज़ को बोलते हैं कि जो प्रोटीन की जो लीनियर जो चेन है उसके अंदर जो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल है, वहाँ से अगर H2O रिलीज़ हो, मतलब दोनों टर्न से, एन टर्मिनल से भी और सी टर्मिनल से भी H2O रिलीज़ होगा, तो उसको हम रेजिड्यू बोलते हैं। अब जो अमीनो एसिड का जो लीनियर स्ट्रक्चर जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं प्रोटीन का, उसकी जब हम लोग नेमिंग करते हैं तो उसके अंदर हर अमीनो एसिड के एंड में हम लोग YL लगा देते हैं। लेकिन जो सबसे आखिरी अमीनो एसिड है जो कि सी टर्मिनल पे होता है, उसके साथ हम लोग YL नहीं लगाते। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चेन है, उसके अंदर 3 अमीनो एसिड है, उसको हम लोग इस तरह प्रोनाउंस करेंगे, विनाइल, ग्लाइसाइल, ग्लाइसिन। अब हमारे पास 2 अमीनो एसिड ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। अब दोनों अमीनो एसिड के दरमियान अगर डबल बॉन्ड है तो उनका फासला आपस में शॉर्ट होगा, और अगर 2 अमीनो एसिड ने आपस में सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है तो उनका फासला आपस में बहुत ज़्यादा होगा। अब जैसे डबल बॉन्ड है तो उसका फासला 1.5 एंगस्ट्रॉन होगा, और अगर दोनों ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है तो उसका फासला 2 एंगस्ट्रॉन होगा। अब हमारे पास प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर जो अमीनो एसिड है, उस अमीनो एसिड के अंदर जो R ग्रुप मौजूद होता है वो जो है वो इजीली फ्रीली जो है कहीं भी मूव कर रहा होता है। लेकिन जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो बहुत हार्ड होता है, रिजिड होता है, इसलिए वो जो है वो इतनी आसानी से मूव नहीं करता। अब हमारे पास सिनेरियो ये है कि प्रोटीन का जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो एक बाप है, ठीक है, उसके 2 बच्चे हैं। पहला बच्चा जो है वो बहुत उसूलों का पाबंद है, बहुत पढ़ा लिखा और तमीज़दार सुलझा हुआ बंदा है, ठीक है। अब जो दूसरा बच्चा है ना इसका, वो एकदम आवारा और बिगड़ा हुआ है। तो पहला बच्चा जो सुधरा हुआ है ना उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे, और जो दूसरा आवारा और बिगड़ा हुआ बच्चा है ना उसको हम साइड चेन बोलेंगे, यानी कि R ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप भी। अब जो पहला बच्चा है अगर उसके साथ कोई गड़बड़ होगी तो जो है वो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होगी और पूरा ख़ानदान जो है ना तवा वो बर्बाद हो जाएगा। और जो दूसरी जो बच्चा है वो आवारा है, वैसे कुछ नहीं करता, रोटियां तोड़ता रहता है, तो अगर इसके साथ कोई गड़बड़ भी होती है तो किसी को कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ पर भी ये सीन होता है, जो दूसरा बच्चा यानी कि जो R ग्रुप है वो फ्रीली कहीं भी मूव कर रहा होता है, किसी के भी साथ बॉन्डिंग बना रहा होता है, और जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो इजीली मूव नहीं करता, वो बहुत रिजिड होता है। अगर वो मूव करेगा ना तो पूरी फैमिली यानी कि पूरा स्ट्रक्चर जो है वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
अब जैसे कि इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कार्बन अल्फ़ा और कार्बन है, इनके दरमियान आपस में एक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। और दूसरा कार्बन अल्फ़ा और नाइट्रोजन, इन दोनों के दरमियान भी बॉन्ड बना हुआ है। अब पेप्टाइड बॉन्ड इतना हार्ड होता है कि अगर कार्बन अल्फ़ा और कार्बन अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करें, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करें, तो जो कार्बन अल्फ़ा और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बना है वो भी ऑलरेडी जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मतलब ऐसे ही समझें जैसे सीसॉ का झूला होता है ना, एक साइड चेंज होती है तो दूसरी साइड खुद ब खुद ऊपर आ जाती है, दूसरी साइड नीचे आती है तो पहली साइड खुद ब खुद ऊपर हो जाती है। इसी तरह ये इनके दरमियान आपस में बॉन्डिंग होती है। अगर दो मॉलिक्यूल्स, दो एलिमेंट्स जो मूव करेंगे तो बाकी दो एलिमेंट ऑलरेडी खुद ब खुद मूव करेंगे। इसलिए मैंने बोला था कि इनकी फैमिली जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी अगर इनको पूछोगा तो। अब जो अमीनो एसिड का जो दूसरा बच्चा है, यानी कि साइड चेन या आर ग्रुप, वो वैसे तो आवारा है, लेकिन उसको एक फ़ायदा है कि वो बहुत चार्ज होता है और पोलर होता है। अब हमारे पास दो चीज़ होती हैं, एक होती है ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है सिस कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम ये सोचें कि एक जो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर दो अमीनो एसिड एक पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है। अगर हम उसके पेप्टाइड बॉन्ड को एज ए सेंटर लाइन सोच लें या इमेजिन करें, और अगर एक अमीनो एसिड का कार्बन अल्फ़ा पेप्टाइड बॉन्ड के इस साइड पर है और दूसरे अमीनो एसिड का कार्बन अल्फ़ा पेप्टाइड बॉन्ड के दूसरी साइड पर है, मतलब बॉर्डर क्रॉस हुए हैं दोनों के, तो इसको हम लोग ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। और अगर दोनों अमीनो एसिड के कार्बन अल्फ़ा पेप्टाइड बॉन्ड के एक ही साइड पर है, मतलब एक ही मुल्क में, एक ही कंट्री में, तो उसको हम सिस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। अब हमारे पास सवाल ये आता है कि ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है इतना रिजिड क्यों है। तो इसका जवाब ये है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड के अराउंड जो है कार्बन और नाइट्रोजन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से रेजोनेंस जनरेट होती है और पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो रिजिड हो जाते हैं। इसको हम लोग एक और एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने अमीनो एसिड के टॉपिक में पढ़ा था कोप्लेनरिटी के बारे में। कोप्लेनरिटी ये होती है कि कार्बन और नाइट्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों के दरमियान आपस में सिंगल बॉन्ड होते हैं, लेकिन एक तीसरा बॉन्ड भी मौजूद होता है। वो तीसरा बॉन्ड कभी कार्बन और नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड कर देते हैं, कभी कार्बन और ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड कर देते हैं। तो ये जो तीसरा बॉन्ड है ये कभी वहाँ पर मूव हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, तो इस मूवमेंट की वजह से भी रिजिडिटी जनरेट होती है और पेप्टाइड बॉन्ड जो है बहुत हार्ड हो जाता है। अब अगर हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो चेंज हो जाता है तो जो पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। और अगर बार बार चेंज होता रहेगा पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाएगा। अब अगर अमीनो एसिड के दरमियान जो आपस में बॉन्डिंग हुई हुई वो शॉर्ट होगी तो उसकी वजह से रिजिडिटी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये प्रोटीन के अंदर बैकबोन का काम करते हैं और बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब इनकी इस स्ट्रांग होने की वजह से या उसूल पसंद होने की वजह से दो फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर है वो इनकी वजह से मेंटेन होता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो अमीनो एसिड के अंदर जो दूसरा R ग्रुप मौजूद है वो इनकी वजह से जो है वो मेंटेन रहता है और जो है वो आपस में किसी भी चीज़ से रिएक्ट कर जाता है। मतलब जो R ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, उसकी आवारागर्दी डिपेंड करती है पेप्टाइड बॉन्ड की जो सख्ती की वजह से। मतलब इसको ऐसे ही समझ लें कि बड़ा भाई जो है वो पूरे खर्चे उठा रहा है और छोटे भाई को फुल टाइम मज़ा करवा रहे हैं, और छोटा भाई जो है फुल आवारागर्दियाँ कर रहे हैं। तो ऐसे ही होता है, पेप्टाइड बॉन्ड जो है उसने प्रोटीन का स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ है और जो R ग्रुप मौजूद है वो एक साइड से तो पेप्टाइड बॉन्ड की तरफ से जो है वो बॉन्ड हुआ हुआ है और दूसरी साइड से कहीं भी जो है वो बॉन्डिंग कर रहा है। अब अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में जैसे मैंने बताया R ग्रुप जो है वो कहीं से भी रिएक्ट कर जाता है, लेकिन अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ यही एक चीज़ है जो पोलर होती है और किसी भी चीज़ से जो है वो रिएक्ट कर जाती है या बॉन्डिंग बनाती है। लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये पूरे के पूरे चार्ज तो नहीं होते, लेकिन ये जो है वो पोलर होते हैं इन नेचर, और ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के अंदर हेल्प करते हैं। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आगे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है उसके अंदर अल्फा हेलिक्स वगैरह बन जाता है। क्या हो गया भाई, अभी से नींद आ रही है क्या? अभी तो पढ़ाई स्टार्ट हुई, अब असल खेल स्टार्ट हो रहा है। अब बड़े मज़े की चीज़ बता रहा हूँ, बड़े गौर से ध्यान से सुनना। और ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, इनके बारे में मैं बताऊँगा। प्रोटीन का जो सेकेंडरी या टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, इसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं, उनके बारे में मैं बताऊँगा। प्रोटीन की सीक्वेंस पता करने के लिए जो हमारे पास स्ट्रेटजी नंबर 1 है उसके अंदर ये होता है कि हमारे पास एक केमिकल होता है, उसका नाम होता है फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड। इस केमिकल को हम लोग जो है वो एक सॉल्यूशन में डालते हैं। अब इसका स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहले स्टेप में ये होता है कि प्रोटीन जो है अल्कलाइन पीएच में डाल देते हैं। अल्कलाइन पीएच यानी कि स्लाइटली बेसिक पीएच के अंदर डाल देते हैं।
अब हमने उसके बाद उस केमिकल को यानी कि फिनाइल एसिथायोसाइनाइड को उस अल्कलाइन पीएच वाले सॉल्यूशन में डाल दी जिसमें प्रोटीन मौजूद है। अब ये केमिकल क्या करेगा, ये जो है वो प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे एंड टर्मिनल पे सबसे लास्ट अमाइनो एसिड मौजूद है उस अमाइनो एसिड के साथ जाके ज्वाइन हो जाएगा और बॉन्डिंग बना लेगा। ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 3 के अंदर क्या, जो अमाइनो एसिड इस केमिकल के साथ ज्वाइन हुआ उस केमिकल को हम लोग लेबल्ड पेप्टाइड कहेंगे। अब ये जो फिनाइल एसिथायोसाइनाइड केमिकल जिस अमाइनो एसिड के साथ ज्वाइन हुआ है, तो अब ये करेगा उस अमाइनो एसिड को जो है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में से अलग कर देगा, और ये यानी कि केमिकल फिनाइल एसिथायोसाइनाइड और इसके अलावा जो एंड टर्मिनल पे जो सबसे लास्ट अमाइनो एसिड होगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे। जब ये दोनों अलग हो जाएंगे चेन से, तो हम उस जो अलग हुआ है अमाइनो एसिड उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए उसको स्टडी करेंगे और उस अमाइनो एसिड के बारे में पता लगाएंगे कि कौन सा अमाइनो एसिड है। इसी तरह हम इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे यहाँ तक कि हमें पूरी प्रोटीन की चेन के बारे में पता चल जाएगा कि पहले ये अमाइनो एसिड था, फिर ये दूसरा था, फिर तीसरा था, फिर चौथा था। स्पेक्ट्रोस्कोपी वो टेक्निक होती है जो प्रोटीन के सीक्वेंस को पता करने के लिए जो लेबोरेटरीज़ वगैरह के अंदर जो टेक्निक होती है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ये बहुत ओल्ड मेथड है। आजकल जो न्यू मेथड आया हुआ है उसके अंदर क्या होता है, एक मशीन होती है, उसके अंदर हम लोग प्रोटीन का सीक्वेंस डालते हैं। अब वो मशीन जो है वो अमाइनो एसिड को बारी बारी जो है वो चार्ज कर देती है। मतलब पहले अमाइनो एसिड को उसने फुल चार्ज कर दिया, जब अमाइनो एसिड की जो चार्ज होने की बर्दाश्त यानी उसकी जो बर्दाश्त की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है, तो वो जो है वो उसके बारे में वो प्रोटीन से अलग हो जाती है और उसके बारे में मशीन हमें बता देती है। इसी तरह दूसरा अमाइनो एसिड, फिर तीसरा, और इस तरह करके पूरी जो प्रोटीन की चेन है उसके बारे में पता चल जाता है हमें। तो हमारे पास प्रोटीन का सीक्वेंस पता करने के लिए जो स्ट्रेटजी नंबर 2 है उसके अंदर क्या होता है, हम लोग एंजाइम्स का यूज़ करते हैं। एंजाइम्स 2 तरह के एंजाइम्स का यूज़ करते हैं, एक का नाम होता है एक्सोपेप्टिडेजेस और दूसरे का नाम होता है एंडोपेप्टिडेजेस। एक्सोपेप्टिडेजेस के अंदर जो है वो फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक अमाइनो पेप्टिडेजेस और एक कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस। अमाइनो पेप्टिडेजेस के अंदर क्या होता है, जो प्रोटीन के सीक्वेंस में एंड टर्मिनल है, ये एंजाइम वहाँ पर जाता है और वहाँ से एक अमाइनो एसिड को तोड़ देता है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, इस तरह प्रोटीन की चेन तोड़ता रहता है और हम उसको जो है वो अमाइनो एसिड को स्टडी कर लेते हैं। और कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस के अंदर क्या होता है कि जो सी टर्मिनल पे अमाइनो एसिड है, ये एंजाइम वहाँ पर जाता है और सी टर्मिनल से अमाइनो एसिड को उड़ाना शुरू कर देता है। मतलब एंड टर्मिनल जो है वो उसी अमाइनो एसिड की चेन की जो खोपड़ियाँ उड़ा रहे हैं, और ये जो कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस है ये उसकी टांग से उसको चीरना शुरू कर दिया इसने। उसके बाद जो दूसरी टाइप का एंजाइम है जिसको हम एंडोपेप्टिडेजेस बोलते हैं, ये एंजाइम क्या करता है, डायरेक्ट जाता है प्रोटीन के पास और प्रोटीन का जो है पेट ही काट देता है, यानी कि बीच में से प्रोटीन की चेन को काट देता है और फिर दोबारा जो हमारे पास नया जो प्रोटीन आता है उस सीक्वेंस उसको जो है जाके फिर से बीच में से तोड़ देता है। तो जो बीच में से तोड़ देता है प्रोटीन की चेन को उसको हम एंडोपेप्टिडेजेस बोलते हैं। अब जो हमारे पास स्ट्रेटजी नंबर 3 है उसके अंदर क्या होता है, अगर हमें किसी भी एनिमल का जो है वो जीनोम यानी कि डीएनए के बारे में पता है, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, तो हम उस जीनोम का प्रोटीन स्ट्रक्चर मालूम कर सकते हैं। अब हम उसमें क्या करेंगे, जो जीनोम स्ट्रक्चर हमें पता है उसको हम लोग सॉफ्टवेयर में डालेंगे और वो सॉफ्टवेयर जो है हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर बता देगा। तो ये स्ट्रेटजी नंबर 3 थी। अब प्रोटीन का हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें होती हैं, एक होती है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा शीट और तीसरा होता है बी टर्न या फिर लूप या फिर कॉइल। इसके 3 नाम हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, बी टर्न, लूप या फिर कॉइल। तो ये 3 चीज़ों स्टेप्स के अंदर जो है प्रोटीन अपना सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। अब अल्फा हेलिक्स के अंदर जो है वो जो मैंने बताया था साइड चेंज होती हैं वो आवारा होती हैं, तो इन साइड चेंज की वजह से अल्फा हेलिक्स जनरेट होता है। अब अल्फा हेलिक्स के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रिजिड और एक होता है हाई फ्लेक्सिबल। अब अल्फा हेलिक्स के अंदर 2 टाइप्स जो मैंने बताई, रिजिड और हाई फ्लेक्सिबल। तो रिजिड जो होती है टाइप, उसके अंदर एक एग्जाम्पल होती है केराटिन। केराटिन हमारे बाल और नाखूनों में मौजूद होता है, ये बहुत हार्ड होता है नेचर में, जैसे कि हमने देखा ही होगा। और दूसरे जो टाइप है हाई फ्लेक्सिबल, इसकी एग्जांपल है मायोग्लोबिन। इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और नरम होता है ये वाले प्रोटीन। अब ये हार्ड और फ्लेक्सिबल क्यों है, नरम क्यों है, इसकी वजह ये है कि जो रिजिड वाले होते हैं उसके अंदर जो है वो सिस्टीन जो है बहुत ज़्यादा होता है, और जो मायोग्लोबिन है जो कि नरम वाला है उसके अंदर सिस्टीन बहुत कम होता है। अब सिस्टीन से क्या फ़र्क पड़ता है, सिस्टीन जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो बहुत हार्ड होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड के बारे में मैंने अमाइनो एसिड वाली वीडियो में ही बताया था
डाइसल्फाइड बॉन्ड ये होता है कि एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब उसके अंदर जो यूनिट नंबर 50 है उसके ऊपर सिस्टीन मौजूद होता है, और इसी तरह प्रोटीन की सीक्वेंस चले जा रही है, उसके अंदर जो 250 नंबर है यूनिट है वहाँ भी जो है वो सिस्टीन मौजूद होता है। तो जो ये प्रोटीन अपना 3D स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा होता है, तो 50 नंबर पे जो अमीनो एसिड मौजूद है और 250 नंबर पे अमीनो एसिड है, दोनों सिस्टीन है। दोनों नेचुरली जो है वो कुदरत ने इस तरह का निज़ाम बनाया है कि दोनों सिस्टीन एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, और जब आमने सामने आ जाते हैं तो आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, और ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये जो है इसको हम लोग इसी वजह से जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। और ये जिस प्रोटीन के अंदर आ जाए वो प्रोटीन बहुत हार्ड हो जाती है, जैसे कि कैरेटीन के अंदर ये मौजूद है। अब अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर किस तरह से क्रिएट होता है, किस तरह से स्टेबल होता है, इसके अंदर ये होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यहाँ पर फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अल्फा हेलिक्स भी बनता है। अब इसमें ये होता है कि एक अमीनो एसिड का कार्बोनाइल ऑक्सीजन दूसरे अमीनो एसिड के अमाइड हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, कार्बोनाइल ऑक्सीजन और दूसरे अमीनो एसिड का अमाइड हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं। और प्रोटीन की चेन के अंदर ये होता है कि फर्स्ट अमीनो एसिड और अमीनो एसिड नंबर 4 इन दोनों के दरमियान ये रिएक्शन होता है। मतलब जो एक चेन है उसका जो फर्स्ट अमीनो एसिड है और उसी चेन का जो फोर्थ अमीनो एसिड है, ये दोनों आपस में ज्वाइन होते हैं, और पहले अमीनो एसिड के कार्बोनाइल ऑक्सीजन और दूसरे अमीनो एसिड का अमाइड हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर बनता है। अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर स्प्रिंग टाइप होता है, यानी सर्कुलर टाइप स्प्रिंग टाइप मौजूद होता है। अब यही सेम प्रोसेस फोर्थ अमीनो एसिड और 8th नंबर अमीनो एसिड के साथ भी होते हैं। मतलब जो 4th नंबर पर अमीनो एसिड है वो भी यही वाला कार्बोनाइल ऑक्सीजन, और उसका जो 8 नंबर का जो अमीनो एसिड है उसका अमाइड हाइड्रोजन, ये दोनों भी आपस में सेम तरह से बॉन्डिंग करते हैं। फिर इसी तरह फर्दर जो है ये आपस में बॉन्डिंग करते जाते हैं और पूरी चेन कंप्लीट हो जाती है। इन शॉर्ट बात ये हो रही है कि जो अमीनो एसिड है उसका जो R ग्रुप है वो चार्ज होता है, और वो जो जब चेन के अंदर आ जाते हैं तो पहला अमीनो एसिड और चौथा अमीनो एसिड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से अल्फा हेलिक्स बनता है। अब अल्फा हेलिक्स के अंदर जो है वो 3.6 अमीनो एसिड के बाद एक टर्न आता है। अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने के लिए 3 चीज़ें मौजूद होती हैं। सबसे पहले नंबर पर जो है प्रोलीन मौजूद होता है। प्रोलीन के अंदर जो है वो सेकेंडरी कार्बन भी मौजूद होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। तो इसी तरह जो है वो जब वो अल्फा हेलिक्स के अंदर एंटर होता है तो अल्फा हेलिक्स के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको डिस्टर्ब कर देता है, और अल्फा हेलिक्स के जो स्ट्रक्चर है उसकी ऐसी की तैसी कर देता है। और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास होता है, हमारे पास कुछ चार्ज अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं जो कि आयनिक फॉर्म में मौजूद होते हैं प्रोटीन के अंदर। जब ये अब अल्फा हेलिक्स क्रिएट हो रहा होता है तो ये वाले अमीनो एसिड जो है वो अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। अब फैक्टर नंबर 3 ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनमें हम लोग बल्कि साइड चेंज बोलते हैं। अब ये भी जो है वो अल्फा हेलिक्स में जाके उनका स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। इनकी एग्जांपल है वैलिन और आइसोल्यूसिन। अब हमारे पास दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बीटा शीट। बीटा शीट जो है वो पेयर की फॉर्म में या कपल की फॉर्म में मौजूद होती है, जब 2 बीटा शीट्स आपस में हमेशा एक साथ रहती हैं और दोनों बीटा शीट्स के दरमियान आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही हो रही होती है। जब 2 अलग अलग बीटा शीट्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करें तो इसको हम लोग इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और अगर एक ही बीटा शीट जो है वो आपस में कर्व हो गई, मतलब इस तरह से कर्व हो गई कि एक लंबी सी एक जैसे रस्सी है उसको हम लोगों ने डबल कर दिया, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ गई, तो इस तरह की बीटा शीट भी जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड कर देती है। मतलब अपनी बीटा शीट जो है वो कर्व होके अपने आप से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देती है। इस टाइप के जो सीक्वेंस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हमारे पास जो बीटा शीट्स हैं ये पैरेलल भी होती है और एंटी पैरेलल भी होती है। इसको पैरेलल और एंटी पैरेलल इस तरह कहते हैं कि अगर दोनों बीटा शीट्स का जो एन टर्मिनल है वो एक ही साइड पे और सी टर्मिनल भी एक ही साइड पर हो तो इसको हम पैरेलल बीटा शीट्स कहेंगे। और अगर एक बीटा शीट का जो है एन टर्मिनल दूसरे बीटा शीट के सी टर्मिनल के साथ है, मतलब अपोजिट है, तो इसको हम एंटी पैरेलल बीटा शीट्स कहेंगे। और अगर हम इसको डायग्रामेटिक शो करें तो हमेशा जो सी टर्मिनल है वहाँ पे एरो हम लोग बनाते हैं। और अब यहाँ पे एक और सिनेरियो है कि अगर हमारे पास बीटा शीट्स मौजूद हैं तो वहाँ पे एक सिचुएशन होती है कि 4 तरह के अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं, 2 कन्फर्म होते हैं और 2 कन्फर्म नहीं होते। अब यहाँ पे सिनेरियो ये होता है कि अगर प्रोलीन और ग्लाइसिन ये दोनों अमीनो एसिड और इसके अलावा कोई से भी 2 अमीनो एसिड बीटा शीट्स के अंदर मौजूद हो तो फिर वहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर
यानी कि बीटा शीट्स में अल्फ़ा हेलिक्स नहीं बन पाता। प्रोलिन और ग्लाइसिन और कोई से भी दो अमीनो एसिड अगर मौजूद हो तो इस स्ट्रक्चर के अंदर अल्फ़ा हेलिक्स कभी भी नहीं बनेगा। अब यहाँ पे तीसरी तरह का स्ट्रक्चर आया था जिसको हम लोग कॉइल या लूप बोलते हैं या बीटा बैंड्स कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये इसका काम कुछ ज़्यादा नहीं होता। इसका काम बस इतना होता है कि दो अल्फ़ा हेलिक्स को या अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट या फिर दो बीटा शीट्स को आपस में ज्वाइन करना होता है। मतलब ये एज ए जॉइनर यूज़ होते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर। दो बीटा शीट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, बस इनका सिर्फ इतना ही काम है ज्वाइनिंग का। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन और एक है डिसऑर्डर ऑफ प्रोटीन। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन मैंने बताया था कि जब प्रोटीन अपना क्वार्टनरी या टर्शरी या फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर से प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाए तो इस स्ट्रक्चर इस जो प्रोसेस इसको हम लोग बोलेंगे डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन डीनेचर हो गया। अब इसी तरह डिसऑर्डर ऑफ प्रोटीन ये होते हैं कि अल्फ़ा हेलिक्स बीटा शीट ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं ये कन्वर्ट हो जाएं कॉइल के अंदर। मतलब जब प्रोटीन ख़त्म हो रहा होता है तो ये जो बड़े बड़े से स्ट्रक्चर हैं छोटे छोटे से होके कॉइल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग डिसऑर्डर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अब हमारे पास एक और टर्म आ जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं मोटिफ। मोटिफ क्या होते हैं? प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब जैसे कि हमारे मास्टर में कुछ लोग होते हैं कि अगर उन लोगों को जो है वो जॉब से निकाल दिया जाए तो उसके बावजूद वो सर्वाइव कर सकते हैं और अपना खाना पीना कर सकते हैं। इसी तरह प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर भी मोटिफ वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनको अगर प्रोटीन के स्ट्रक्चर से निकाल दिया जाए तो उसके बावजूद भी जो है वो फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम लोग मोटिफ कहते हैं। अब इसी तरह अगर अल्फ़ा हेलिक्स, बीटा शीट और कॉइल ये तीन स्ट्रक्चर जब ज्वाइन हो जाएं तो हम लोग इसको सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जब बहुत सारे मोटिफ आपस में ज्वाइन हो जाएं तो हम इसको डोमेन बोलते हैं। किसी भी डोमेन को बनाने के लिए हमारे पास मिनिमम भी जो है वो 200 अमीनो एसिड रिक्वायर्ड होते हैं और हर डोमेन दूसरी डोमेन से इंडिपेंडेंट होती है। और ये डोमेन जो है वो टर्शरी जब ज्वाइन होती हैं बहुत सारी तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का जनरेट करती हैं। अब यहाँ से टर्शरी स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया प्रोटीन का। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। डाइसल्फाइड बॉन्ड के अंदर जो मैंने बताया था 50 और 250 अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन होकर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। तो ये बॉन्ड जो है वो इस लेवल पर बनते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो मेनली एंटीबॉडीज़ के अंदर मौजूद होते हैं ताकि वो बैक्टीरियाज और वायरसेस से फाइट कर सकें। और इसी तरह बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये इस स्ट्रक्चर यानी टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं। और यहाँ से वो सारी कहानियाँ स्टार्ट हो जाती हैं जो कि हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, वंडर वॉर फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह जितनी भी फोर्सेस वगैरह वो यहाँ पर आके स्टार्ट हो जाती हैं और जो मसले मसाइल हैं यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब हमारे पास एक और तरह के प्रोटीन आए थे, इनको हम लोग बोलते हैं चैपरियंस। चैपरियंस प्रोटीन जो है वो उनके 3 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन ये होता है कि ये प्रोटीन की जो फोल्डिंग में हेल्प करती है। दूसरा फंक्शन ये होता है कि अगर प्रोटीन मैच्योर नहीं हुआ जैसे कि एक बच्चा घर पर है, अगर वो मैच्योर नहीं हुआ तो उसका अम्मा अब्बा जो है उसको घर पर रखते हैं, बाहर निकलने नहीं देते तो और उसकी जो है वो तरबियत करते हैं। तो इसी तरह चैपरियन प्रोटीन भी यही करता है कि अगर प्रोटीन मैच्योर नहीं हुआ तो उसको फोल्ड होने से रोकेगा और पहले इसको मैच्योरेशन में हेल्प करेगा। इसका चैपरियन प्रोटीन का तीसरा फंक्शन ये होता है कि प्रोटीन को हार्मफुल इंटरेक्शन से बचा दे। जैसे बच्चा जो है वो गलत सोबत में पड़ गया तो माँ बाप उसको बचाते हैं, इसी तरह चैपरियन प्रोटीन भी प्रोटीन को बचाता है कि वो जो है वो गलत इंटरेक्शंस में ना पड़ जाए और किसी और से बिला वजह में बॉन्डिंग ना कर ले। तो ये चैपरियन प्रोटीन का काम होता है। और उसके बाद यहाँ से क्वार्टनरी स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है प्रोटीन का। अब यहाँ से प्रोटीन का क्वार्टनरी स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। इसके अंदर ये होता है कि किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक पूरा ग्रुप मिलके वो फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, यानी कि पूरी टीम मिलके वो फंक्शन परफॉर्म करती है। अगर उस टीम के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो अगर सेम है, मतलब एक बंदा एक्स और दूसरा भी एक्स है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे होमोडाइमर। और अगर दोनों अलग अलग है, मतलब एक अफ़गानिस्तान का बंदा है एक इराक का बंदा है, वो दोनों मिलकर आपस में काम कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोडाइमर। हीमोग्लोबिन जो है वो हेट्रोटेट्रामर की एग्जाम्पल है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो बनते हुए 3D स्ट्रक्चर बनते हुए कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं, यानी कि प्रोटीन जो है वो फोल्ड होते हुए मिस फोल्डिंग हो सकता है, या कोई अमीनो एसिड 50 अमीनो एसिड पे होना था या किसी और नंबर पे होना था वो किसी और नंबर पर आ गया। तो इस तरह से जो है प्रोटीन के अंदर स्ट्रक्चर बनते हुए मिस फोल्डिंग हो सकती है। तो इस मिस फोल्डिंग की जो है एग्जाम्पल जो है वो अमाइलॉइड डिजीज़ की एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर सिनेरियो ये होता है कि जब प्रोटीन को किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए चुना जाता है कि इस फंक्शन के लिए इस प्रोटीन को काम करना है, तो अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ ऐसी छोटे छोटे चेन्स के पार्ट होते हैं जिसकी उस फंक्शन के अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
वो पार्ट्स बिला वजह के अंदर मौजूद है। तो हमारी बॉडी का जो सेल है वो क्या करते हैं, उन प्रोटीन के पार्ट्स को डिटेक्ट करते हैं और उनको प्रोटीन के अंदर से अलग कर देते हैं। और जब अलग करने के बाद प्रोटीन का स्ट्रक्चर जब परफेक्ट हो जाता है उस काम के लिए, तो फिर वो प्रोटीन अपना काम कर लेते हैं। और जो एक्स्ट्रा जो पार्ट सेल ने अलग किए हैं उस प्रोटीन में से, वो पार्ट जो है वो जमा होते रहता है बॉडी के अंदर, और उसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज़ जनरेट होती है, जो कि न्यूरोटॉक्सिसिटी की एक बीमारी है। अब इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, उसको हम लोग बोलते हैं टाउ प्रोटीन। इसको हम लोग जैसे कि टॉर्क का वो सिंबल बनाते थे उस टाइप का बना के शो करते हैं। तो ये टाउ प्रोटीन के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। अब ये प्रोटीन जो है वो उन सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। अगर ये प्रोटीन आगे पीछे या फिर इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो माइक्रोट्यूब्यूल हमारे सेल के अंदर जो है मेंटेन नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से जो है वो ये बेसिकली वहाँ पर हमारे न्यूरॉन्स में होता है। तो हमारे न्यूरॉन्स के सेल है वहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो मेंटेन नहीं हो पाते, इसकी वजह से हमारे पास न्यूरॉन की डिजीज़ हो जाती है हमें। अब हमारे पास तीसरी एग्जांपल है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रियॉन डिजीज़। प्रियॉन डिजीज़ जो है वो मैड काउ डिजीज़ भी कहलाती है, यानी इसको उर्दू में कहें तो अगर जो गाय होती है बकरीद में या वैसे भी होती है तो वो गाय जो है पागल हो जाती है। तो इसके अंदर क्या मसला होता है उसको बेचारी को कि हमारे पास उसके अंदर जो है वो एक होती है डिजीज़ वाला सेल और एक होता है नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल के अंदर क्या, नॉर्मल प्रोटीन के अंदर क्या होता है कि जो बीटा शीट होती है वो नॉर्मल उसके अंदर जो है वो प्रोटीन के अंदर अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट होता है, और जो एबनॉर्मल जो प्रोटीन होती है उसके अंदर बीटा शीट्स प्रेजेंट होती है। तो अब ये क्या होता है, जो बीटा शीट वाला यानी कि एबनॉर्मल जो प्रोटीन है वो जब ब्रेन उसके काऊ के ब्रेन के अंदर जाता है और उसके अंदर जो दूसरी जो प्रोटीन है उनको भी डिस्टर्ब कर देता है। सिर्फ एक प्रोटीन की गड़बड़ होने की वजह से जितनी भी उसके ब्रेन के अंदर जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सारे प्रोटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह। तो ब्रेन सेल जो है उसके वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से गाय है वो पागल हो जाती है, उसका दिमाग जो है वो घूम जाता है। तो भाई हमारा प्रोटीन का टॉपिक यहीं तक ही था, और प्रोटीन का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब जाओ ऐश करो।